आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की सीरीज, जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये है आज की पहली सीरीज पार्ट 1। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हम सारे के सारे रेफरेंसेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है, बीटा प्लेटेड इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर आपके ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी सीधा सीधा प्राइमरी, अगर उसके अंदर फोल्ड्स आ जाएंगे, लूप आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो लेकिन 2D स्ट्रक्चर ही रहेगा। अगर 3D अरेंजमेंट हो जाता है आपके प्रोटीन का, तो हम उसको कहते हैं हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आके जुड़ जाते हैं तो कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो हमें पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। आप देख सकते हो एग्जांपल के अंदर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में से हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड में पैरेलल शीट्स होती है। तो आपका क्वेश्चन, दैट द बीटा प्लेटेड इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, आंसर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। याद रखना है इस पॉइंट को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। If a foreign DNA is inserted into PVU site of a PBR322 plasmid, then the host bacterium becomes sensitive to which bacteria? It will become sensitive to which your antibiotic? यहाँ आएगा for which antibiotic? कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होगी? इसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जो एनसीईआरटी का है। क्या याद देखना है? एक होती है ओराइसाइट। ओराइसाइट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे आपका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। प्लाज्मिड ये जो है, ये है PBR322। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B एंड R जो है ये है बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज इज अ साइंटिस्ट, और 322 आगे उनके आगे नंबर डाला हुआ है। तो क्या है हमारा ओराइसाइट, जहां पर हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और एक होता है रोप जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि रोप जो जीन होता है वो कोड करता है वो प्रोटीन जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को कॉज करते हैं। तो याद रखना, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को कॉज करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रोप कोड्स। ठीक है, तो रोप याद रखना है, रोप। अब क्या याद रखना है? एम्पिसिलिन। ऐसे होता है ना पापा, तो पापा के अंदर PA से, जो अंदर बीच में A है, वो उसका मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। P और P, दो P है, एक है PST1, एक है PAVU1, ये दो साइट्स होती हैं। तो अगर आप अपना कोई डीएनए इन दोनों साइट में से किसी में डालते हो, तो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो आपकी एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो आपकी जो बैक्टीरिया होगा वो एम्पिसिलिन से सेंसिटिव हो जाएगा। अगला पॉइंट जो याद रखना है कि ये आपके दो होते हैं, साल1 और BAMH1। ये दो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, ये प्रेजेंट होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में। तो अगर हम कहते हैं कि इन दोनों साइट में से किसी में अगर हम ऐड करेंगे डीएनए, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मतलब वो टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव हो जाएगा। उसके अलावा याद रखना, यहाँ PST1 PAVU1 था, ऐसे ही PAVU2 है आपका रोप के अंदर। जो हमने रोप पढ़ा ना, जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कराता है, उसके अंदर एक हमारा साइट होती है PAVU2। उसके अलावा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच में ये तीन हमारी साइट्स होती हैं। एक होती है EcoR1, एक होती है CLAV1 और एक होती है HIND3। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए मूव टूवर्ड विच इलेक्ट्रोड इन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। एक होता है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। व्हाट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी मतलब रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से हो रहा है। जब रिएक्शन खुद से नहीं होगा मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। अब जो केमिकल एनर्जी है वो खुद हो रहा है, मतलब खुद से हो रहा है रिएक्शन, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। तो ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं जिससे आपका जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है डीएनए का। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी वाला हो रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक हमने पढ़ा नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का लिंक बता रही हूँ। अब क्या याद रखना, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं,
एनोड पे, एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा एनायन से, कैथोड को कैथोड से केटायन से, ऐसे याद करते हैं हम। तो हम सोचते हैं एनोड इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि एनायन नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि केटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बट अब इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिसिस अभी पढ़ाया मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो खुद से नहीं होता, मतलब उसमें उल्टा है, उसमें एनोड, उसमें जो आपकी एनोड होगी वो होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज की, और जो आपकी कैथोड होगी वो होगी आपकी नेगेटिवली चार्ज की। हमें ये चीज याद रखनी है। तो अब हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, डीएनए वाला मॉलिक्यूल मेरा डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट होता है। नाइट्रोजनस हमारा जो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाता है और बीच में नाइट्रोजनस बेस प्रोट्रूड करते हैं अंदर की तरफ। तो ये जो आपकी बैकबोन होती है ना, तो ये फॉस्फेट है, तो इसमें एसिड है फॉस्फेट, इट इज नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैथोड के टूवर्ड मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ कौन सी है, एनोड, तो ये कहाँ मूव करेगा, एनोड के टूवर्ड्स, याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम एक जेल यूज करते हैं जिसका हमें नाम पता होना चाहिए। हम एगरोस वीड यूज करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं एगरोस का, जो हमें सीवीड से मिलता है, ये चीज याद होनी चाहिए। देन ये याद होना चाहिए जितना छोटा फ्रेगमेंट उतनी तेजी से भागेगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट तो धीरे धीरे भागेगा। तो जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जो फ्रेगमेंट पास होगी ना स्टार्टिंग पॉइंट के, उसका साइज बड़ा होगा और दूसरे वाले का आपका साइज छोटा होगा, याद रखना इस चीज को। अगली चीज, ये जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं इसको हम ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड की डाई डालते हैं और इस पे यूवी का रेडिएशन देते हैं। याद रखना इसको, यूवी रेडिएशन इसको मिलता है, यूवी रेडिएशन मिलता है। तो जब ये रेडिएशन मिलता है वो ऑरेंज कलर के बैंड्स बन जाते हैं और फिर हम उस एगरोस जेल को काटते हैं और उन बैंड्स को बाहर निकालते हैं और उससे डीएनए निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। तो ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, दैट दे आर डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल, एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको जेल पीस से और इस स्टेप को इल्यूजन कहा जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज। अब इसमें कुछ याद समझने वाली चीज नहीं है, इसमें बस हमें याद करने वाली चीज है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमें दिया हुआ है दैट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड2। तो हिंड2 आपको याद होना चाहिए, पहला होता है। अब ये जो हमारे नाम होते हैं ना, जैसे इको-R1, हिंड2, ये सारे के सारे हमारे कैसे नेमिंग होती है। इको-R1, ई स्टैंड फॉर ईस्टीरिया, को स्टैंड फॉर कोलाई, आर इज द स्टेन एंड 1 इको-R1, ये आपके इस स्ट्रेन में से सबसे पहला जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डिस्कवर हुआ था। तो नंबर रिप्रेजेंट करता है किस ऑर्डर में वो उस स्ट्रेन से डिस्कवर हुआ है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या लिखा हुआ है हमारा कि इधर आप देख सकते हो कि हाँ ये इको-R1 3 है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, नेम ऑफ स्ट्रेन आपका ई, पहला जो है ई, ये जीनस, को है स्ट्रेन, आर है आपका स्ट्रेन, को है स्पीशीज, आर है स्ट्रेन, और 1 इज द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, मतलब फॉस्फेट और शुगर के बॉन्ड को तोड़ेंगे। फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड जब टूटेगा तो उसको न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस। अगर बिल्कुल कोने वाला तोड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट वाला तोड़ेंगे, उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अगर बीच में से कहीं से तोड़ेंगे उसे कहते हैं इसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो होता है कोने से तोड़ना, लास्ट से तोड़ना, और एंडो मतलब अंदर से, कहीं अंदर वाले पॉइंट से तोड़ना। तो लास्ट वाला पॉइंट इज एक्सो एंड कहीं भी लास्ट के अलावा इज योर एंडोन्यूक्लियस। याद रखना ये दो टाइप के आपके न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये हमारा नॉर्मली 6 to 10 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। इसमें मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, याद रखना, हिंड2 आपके 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को देखता है, उसको कट करता है। अब ये जो सीक्वेंसेस को कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है वो करता है पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस को। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस क्या होता है, जिस चीज को हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े वो सेम ही नाम होता है, दैट इज अ पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ GAATC है, ठीक है, तो C का GA, देन यहां पर हमारा T,
देन यहाँ हमारा टी और ये जी। अब आप ये हमारा सी। तो आप देख सकते हो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? GATC, GATTC? नहीं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में दोनों साइड से सेम ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर ए है तो हमें ध्यान रखना है GAATC होता तब वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता, अदरवाइज वो नहीं होता। तो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस कहाँ काटते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। अगला क्वेश्चन है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ये है हमारा एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। पहले चल लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझने। 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है एंटीबॉडी। 2 होती है हैवी चेन, 2 होती है लाइट चेन। ये आप देख सकते हो, लाइट हैवी, हैवी लाइट। ये जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लाइट लाइट चेन या हैवी हैवी चेन या लाइट हैवी चेन, ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। अगली चीज क्या याद रखना है? जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, दिस इज योर वेरिएबल रीजन। ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो हम लाइट चेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये लाइट चेन होता, ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, लाइट चेन का कांस्टेंट है। हैवी चेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल ऑफ हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट हैवी। तो क्या होता है, जो आपकी अलग अलग एंटीबॉडीज होती है उसमें आपके जो वेरिएबल रीजन है वो डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएबल रीजन ये साइट N से स्टार्ट होती है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड है, एक टर्मिनल N होगा और दूसरा टर्मिनल C होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा। तो आप देख सकते हो जो एंटीजन बाइंड करता है वो वेरिएबल रीजन के अंदर बाइंड करता है। तो एक एंटीबॉडी में एक रीजन ये, एक रीजन ये, तो एक एंटीबॉडी के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं एंड ये आपका N वाले साइड पर होगी, सी वाली साइड पर नहीं होगी। अगला पॉइंट, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, बी सेल एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो ब्लड में होती है, दैट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज। जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती, लेकिन वो हेल्प करती है बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन वो हेल्प करती है, स्ट्रेंथन करती है बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए। बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल, ब्लड में होता है इसलिए उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके सेल्स में होता है। अगला पॉइंट याद रखना, कोई भी इंफेक्शन ब्लड के अंदर होगा या फ्लूइड में होगा, वहां पे बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी। जो भी इंफेक्शन आपके सेल्स के अंदर होगा वहां पर आपका टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी। जब भी कोई आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो जब होता है ना कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, जो ऑर्गन डाला उसको हमारे इम्यून सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑर्गन इज अ सेल, सेल को ही रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमारा टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो अब पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शंस है और कौन सा गलत है। ईच एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, करेक्ट। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज ऑन सी टर्मिनस, नहीं, इट इज ऑन एन टर्मिनस। तो ये गलत है, हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी, लेकिन बाकी 2 भी पढ़ लेते हैं। टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, बट ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को उनको बनाने में, बिल्कुल ठीक, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, पैथोजन जब आता है तो आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज, बिल्कुल बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन। या पॉइंट्स पढ़ सकते हो, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो आपको टाइम के साथ साथ मिलती है, इनेट जो बचपन से मिली थी, एक्वायर्ड जो आगे टाइम के साथ मिलती है। एक्वायर्ड 2 टाइप की होती है, बी सेल मीडिएटेड, टी सेल मीडिएटेड। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और टी लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं, जो मैंने वो लाइन दिखाई ना, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन है, वो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते नहीं है, बट वो बी सेल को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। हर एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। उसके बाद एंटीबॉडीज हमारी ब्लड के अंदर फॉर्म होती है, इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, और जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सेल्स में होती है और वो हमारी ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी काम करती है, याद रखना इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रम कंटेन विच एंटीबॉडी। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो मदर होती है ना, जब मदर बच्चा बॉर्न होता है उसको अपना मिल्क पिलाती है, तो जो मिल्क होता है ना उस सिक्रीशन के अंदर IgA एंटीबॉडी होती है, याद रखना अच्छे से। हमारी बॉडी में 5 एंटीबॉडीज होती है जिसे कहते हैं गैमडी, GAMDE। सबसे ज्यादा ये कंसंट्रेशन लेवल है, सबसे ज्यादा जी का, सबसे कम ई का। जी कहाँ होती है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से IgG ट्रांसफर होती है, याद रखना।
ए जो होती है वो आपका मिल्क से सिक्रीशन से क्रॉस होती है, मिल्क मदर मिल्क को येलो कलर का होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। एम एंटीबॉडी, जब भी कोई इंफेक्शन पहली बार होगा ना आपको लाइफ में, एम एंटीबॉडी बनेगी, जब भी दूसरी बार होगा तो जी एंटीबॉडी बनेगी। डी का इतना कोई बड़ा काम नहीं है, वो बी सेल के सरफेस पे बाउंड होता है। और जो हमारी एलर्जीज होती है ना, एलर्जीज, एलर्जिक राइनाइटिस, उसके अंदर हमारी ई वाली एंटीबॉडी आती है, याद रखना। तो अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहा लिखा हुआ है। हमें ये लिखा हुआ है दो टाइप की इम्यूनिटी है, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डाल देंगे, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब जब खुद की बॉडी काम कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, वो थोड़ा टाइम लगाएगी बनाने में, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगी। जब आप बाहर से डायरेक्टली दे दोगे तो उस केस में आपका क्या होगा, वो बने, वो फटाफट आपकी बॉडी में आ जाएगी, लेकिन वो रहेगी कम कम टाइम के लिए। तो याद रखना ये पॉइंट। तो जब आपकी बॉडी एंटीजन से एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, विच इज एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डाल देते हैं, उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जो येलो फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम का, उसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ आईजीए प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा में लिखा नहीं है कौन सी पास होती है, बट प्लेसेंटा से आईजीजी पास होती है, याद रखना। ये हो गया हमारा दूसरा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है वैक्सीनेशन पर। अब देखो वैक्सीनेशन में क्या होता है, आप ना एक एंटीजन को या तो मार के या उसको वीक करके अपनी बॉडी में देते हो। क्या करता है, जब वो एंटीजन आपकी बॉडी में बहुत वीक फॉर्म में आता है तो आपको इन्फेक्शन तो नहीं करता, लेकिन आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज की ना मेमोरी रहती है बॉडी के अंदर कि अगर ऐसा एंटीजन आएगा तो मुझे ये एंटीबॉडी बनानी है। पहली बार जब भी इंफेक्शन होता है बहुत धीरे धीरे 3 4 5 हफ्ते लग जाते हैं एंटीबॉडी बनने में। अरे भाई इतनी देर में तो इंसान मर जाएगा। तो उस केस में हम उनको बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं, अगर उसको डिजीज हो गई उसको बचाना है, अगर बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन अगर हमें वैक्सीनेशन देनी है, वैक्सीनेशन में नॉर्मली क्या होता है कि आप एंटीजन को वीक करते हो या उनको मार देते हो और उनको अपनी बॉडी में डालते हो, और हमारी बॉडी देखती है अरे ये तो एंटीजन है, वीक फॉर्म में हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, जिससे हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी और हमारी दिमाग में बैठ जाएगा, मेमोरी में बैठ जाएगा कि ये एंटीबॉडी है इस एंटीजन की। तो दोबारा जब भी नेक्स्ट टाइम इंफेक्शन होगा ना, फटाक से एक चुटकी में आपकी फटाफट एंटीबॉडी बन जाएगी और आपको बचा लेगी। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। यस, एंटीजेनिक प्रोटीन होता है। वैक्सीनेशन में इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन दिया जाता है, बिल्कुल ठीक, या तो इनएक्टिवेटेड या वीकेंड या किल्ड, कुछ भी। इनएक्टिवेटेड को किल्ड कहते हैं, याद रखना, ये भी ठीक है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जिनको हम टॉक्सॉइड कहते हैं, अगर कोई स्नेक वेनम किसी को काट गया, अब इन्फेक्शन तो चला गया, अब बचाने के लिए बाहर से एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, मतलब मुझे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देनी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां लिखा है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी कॉल्ड टॉक्सॉइड। एक पॉइंट अपने दिमाग में डाल दो, टॉक्सॉइड है, सीरम है, वेनम है, ये सब एंटीजेन को रिलेट करता है। इनके आगे अगर एंटी लग जाएगा, एंटी सीरम, एंटी टॉक्सॉइड, एंटी टॉक्सिन, वो आपका एंटीबॉडी होगी, याद रखना। तो टॉक्सॉइड प्री फॉर्म एंटीबॉडी डालेंगे, बिल्कुल ठीक, बट टॉक्सॉइड एंटीबॉडी नहीं होती, टॉक्सॉइड एंटीजेन होता है, एंटीजन नहीं डाल सकते। तो यहां लिखा होना चाहिए था एंटी टॉक्सॉइड या एंटी टॉक्सिन। तो दिस इज फॉल्स, और क्वेश्चन में फॉल्स पूछा था तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अगला पढ़ लेते हैं, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी। मेमोरी बनती है ताकि जैसे ही हमें अगली बार इंफेक्शन होता है फटाफट पकड़ा जाता है, बिल्कुल ठीक, कोई गलती नहीं, हमारा आंसर हो गया। आप पढ़ सकते हो, इन वैक्सीनेशन एक प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन डाला जाता है, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड डाला जाता है इनटू द बॉडी। याद रखना इनएक्टिवेटेड किल्ड ही होता है, कंफ्यूज मत होना अगर कभी किल्ड लिखा आ जाए। वैक्सीन जो होती है वो बी सेल टी सेल आपके रिस्पॉन्स को बनाती है, जो दूसरा इंफेक्शन होने से आपको बचा देगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जिसको हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं,
और वहां लिखा था टॉक्सॉइड। तो देखो एक सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही लाइन उठाई जाती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करो। अगला, माल्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट -% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन आवर बॉडी। तो इसमें आपको याद रखना है, माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू हमें इंफेक्शन से बचाता है। हमारी रेस्पिरेटरी जीआईटी लाइनिंग्स के अंदर होता है हमारा ये वाला माल्ट टिश्यू होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड वाला। अब हमें क्या याद रखना है, अगर आप यहाँ पर देखो लाइन को, तो इसमें क्या होता है कि हमारा, अगर आप यहां देखो तो यहां क्या होता है हमारा 50% लाइनिंग में म्यूकोसा वगैरह में है और हमारा 50% प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बिल्कुल ठीक लिखा है ये पॉइंट, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Who was the scientist who observed nucleus for the first time? तो ये आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। और हम पीछे देख लेते हैं, जो हमारा पहली बार लिविंग सेल देखा था एंटनी वन लिवेनहॉक ने, और पहली बार न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रिमेंबर दिस थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लैडन एंड श्वांग ने। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं, Which of the following statement is false? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है? Loose sheet of glycocalyx is called as slime layer. देखो क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें 3 आउटर लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उससे अंदर सेल वॉल, उससे अंदर सेल मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है 2 टाइप की होती है, स्लाइम लेयर एंड योर कैप्सूल। अगर लूजली बाउंड होगी उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, अगर टाइटली बाउंड होगी उसे कैप्सूल कहते हैं। उससे अंदर सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, करती है, आपको हेल्प करती है आपके सेल को बर्स्ट होने से बचाने के लिए, आपके सेल वॉल को शेप देके रखती है आपकी सेल वॉल। अच्छा अब देखो, लूज शीट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर इज करेक्ट। लूज शीट स्लाइम लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, बिल्कुल ठीक। थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज कैप्सूल, बिल्कुल ठीक। सेल मेम्ब्रेन डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्रोकैरियोट्स, नो इट इज फॉल्स। कौन डिटरमाइन करता है? सेल वॉल। अब आप देखो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, टाइटली बाउंड है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई सब कुछ लिखी हुई है। मैं ये पीडीएफ को भी अपलोड कर दूंगी नीचे, आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और नई चीजें सीखी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझा होगा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच।